लास्ट लेक्चर में हमने ऑडिट के कुछ और फर्दर पॉइंट पढ़े थे कि अश्योरेंस में और इंगेजमेंट वगैरह में क्या फ़र्क होता है और ऑडिट के अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज ये देता है। तो बताओ, सबसे पहला वर्ड था इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या था? कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट विद क्लाइंट, ठीक है, कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो ऑडिट पढ़ रहे हैं। तो ऑडिट के अंदर इंगेजमेंट का मतलब क्या आएगा? कहीं भी अगर ऑडिट पढ़ते हुए इंगेजमेंट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ऑडिट इंगेजमेंट, मतलब इंगेजमेंट लेटर टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज। तो सर ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात नहीं है कि सीए सिर्फ ऑडिट की सर्विस ही देता होगा। कहता ना, सीए सिर्फ ऑडिट की सर्विस नहीं देता। सीए ऑडिट की सर्विस भी देता है, रिव्यू की सर्विस भी देता है, अदर अश्योरेंस सर्विस भी देता है और रिलेटेड सर्विसेज भी देता है। ठीक है, कहता ऑडिट में और रिव्यू में क्या फर्क है? कहता इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होती है, एक हिस्टोरिकल और एक प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव को हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। पेज नंबर 13 पे देखो, हिस्टोरिकल वर्सेस प्रोस्पेक्टिव अश्योरेंस एंगेजमेंट। देखो, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अजम्पशंस। अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती है ये। इसमें वो इवेंट होती है जो शायद हो, मे अकर, और हो सकता है ना हो, इन फ्यूचर, एंड पॉसिबल एक्शन बाय द एंटिटी। पॉसिबल एक्शन की एंटिटी ये कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा कि हम 100 इंप्लॉई रखेंगे, तो पॉसिबल है हम 100 रखेंगे, हो सकता है ना रखे 100। हमारी इतनी सेल हो जाएगी, तो हो सकता है इतनी सेल हो सकता है ना हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी किससे रिलेटेड है? यहां पर दो चीजें ध्यान रखने वाली है, फ्यूचर और एक अजम्पशन। ये सारे वर्ड कनेक्टेड है। 3 वर्ड मैंने हाईलाइट कर दिए, 2 भी नहीं 3 वर्ड, फ्यूचर, मे और अजम्पशन। फ्यूचर में ये चीज हो भी सकती है, मे का मतलब क्या है? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम सिर्फ एज्यूम करेंगे कि ऐसा हुआ तो ये होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये बेसिकली फोरकास्टिंग हो सकती है, प्रोजेक्शन हो सकती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों वर्ड सेम नहीं है, फोरकास्टिंग और प्रोजेक्शन। किसी चीज को प्रोजेक्ट करना मतलब किसी की प्रोजेक्शन करना भी तो अंदाजा लगाना होता है, ठीक है, और किसी की फोरकास्टिंग करना भी तो अंदाजा लगाना होता है। दोनों में फर्क होता है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? इवेंट का होना या ना होना, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ऑफ इवेंट। प्रोजेक्शन का मतलब है अमाउंट, कितना, क्वांटिटी। जैसे हमारी सेल हो सकती है, सेल हो सकती है, प्रोडक्ट बिक सकता है, ये तो हो गया फोरकास्टिंग। ये प्रोडक्ट कितने में बिक सकता है? इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ना 10 मशीनें हैं। ये कहता है कि सर हम 10 साल के लिए हम लोन लेने गए, 10 साल के लिए, तो बैंक क्या मांगता है? 10 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो जी, प्रोजेक्शन दो, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो। हमने कहा ठीक है। तो कहता है सर 10 साल पहले साल में है ना हम आपके लोन में से 5 मशीन खरीदेंगे, और ये मशीन की जो है ना लाइफ जो होती है वो 7 साल होती है। मशीन की लाइफ कितनी होती है? 7 साल। तो पहले 7 साल हम ये मशीन यूज करेंगे, हम मशीन खरीदेंगे, तो ये तो क्या होगी? फोरकास्टिंग। फिर ये 7 साल चलेगी, ये भी क्या है? फोरकास्टिंग। और 7 साल बाद हम इस मशीन को डिस्पोज ऑफ कर देंगे और उसको बेचेंगे, तो क्या आएगी? स्क्रैप वैल्यू आएगी। ये क्या है? प्रोजेक्शन। कितने रुपए की स्क्रैप वैल्यू आएगी? आज हमने आपको ये बता दिया हम 7 मशीन खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे? एक मशीन सर 10 लाख की, तो 7 मशीनें कितने को? 70 लाख की। ये क्या होगी? प्रोजेक्शन। 7 मशीनें खरीदेंगे और एक मशीन कितने की होगी? 10 लाख की। ये प्रोजेक्शन होगी। खरीदेंगे, फोरकास्टिंग। फिर वो मशीन 7 साल बाद क्या हो जाएगी? डिस्पोज ऑफ करेंगी, और ऑन एन एवरेज है ना सर उसका कबाड़, एक मशीन का कबाड़ जो है ना 1 लाख का बिक जाएगा। तो 7 मशीनें खरीदेंगे, तो 7 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 7 लाख रुपए ये आएंगे।
और फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, 7 मशीनें और खरीदनी पड़ेगी जी, फिर उसके लिए 70 लाख रुपए हो जाएगा। तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, ये ऐसा होगा या नहीं होगा, और प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, फिर अगर ऐसा हो गया तो कितनी अमाउंट आएगी या कितनी अमाउंट जाएगी। तो प्रोजेक्शन रिलेटेड होती है अमाउंट से। तो बेसिकली फोरकास्टेड अमाउंट, जैसे हम कह सकते हैं कि कहते हैं कि हमारा कुछ पैसा डूब सकता है, इस बार है ना माल हमने ना उधार ज्यादा दे दिया, तो हमारा पैसा डूब सकता है, तो दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। कितना डूब सकता है, 3% या 4%, कहते हैं 4% का प्रोविजन बनाया, तो 4% क्या है, अमाउंट प्रोजेक्शन, इतना डूब सकता है। एक है ना हम वर्ड यूज करते हैं एनआरवी इन्वेंट्री में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या मतलब होता है इसका, ये जो स्टॉक बचा है ये हम आगे बेच सकते हैं, तो ये क्या है, फोरकास्टिंग। हो सकता है ना बिके, बट हमें लगता है कि हम बेच देंगे, रेगुलर स्टॉक असर बिक जाएगा। कितने में बेच देंगे, इतनी एस्टिमेटेड सेल वैल्यू होगी और उसको बेचने में इतना खर्चा होगा। फॉर एग्जांपल एक यूनिट 100 रुपए की बिक सकती है, उसको बेचने में हमारा 5 रुपए का मार्केटिंग का खर्चा आता है जी, तो एनआरबी कितनी हुई, दैट इज प्रोजेक्शन। पॉइंट समझ में आया, हाँ। और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या हम दोनों को मिला भी सकते हैं, ठीक है, ओके। इट इज टू बी नोटेड दैट सच टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट और या एग्जामिनेशन इज नॉट, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज नॉट हिस्टोरिकल। क्यों, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड है। अरे बेटा कहीं पर फ्यूचर आ गया तो क्या वो हिस्टोरिकल है, नोट। तो ये फ्यूचर बेस्ड है सर, इट इज नॉट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होती है और फ्यूचर ओरिएंटेड अलग होती है, ओके। In assurance report involving prospective financial information, the practitioner, what is the meaning of practitioner? CA having COP. Practitioner कौन है यहाँ पर? CA having COP. Obtain sufficient and appropriate audit evidence. ये लाइन तो कॉमन है, हम जो भी ओपिनियन देंगे उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, sufficient and appropriate audit evidence. But evidence किस चीज के? That अभी तक हमने जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग की तो उसमें क्या था कि ऑडिटर क्या करता है, ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने रखी जा रही है वो उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, कोई एरर या फ्रॉड की वजह से। वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, हिस्टोरिकल, बट ये कौन सी है, प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने रखी गई है इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, क्यों नहीं कह सकता सर? एक्चुअली मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कंपनी दिखा रही है परचेज, तो मैं परचेज के बिल देख लेता हूं कि तुमने परचेज की है ना, कहता हाँ जी की है, दिखाओ बिल दिखाओ, मैं उनको कंपेयर कर सकता हूं। यहां पर भी परचेज लिखी होगी बट इसमें क्या दिखाएंगे, इतनी परचेज हम फ्यूचर में कर सकते हैं, तो बताओ उसका कौन सा बिल होगा भाई? इसमें बिल नहीं होता सर, इसमें क्या होती है, मैनेजमेंट की अजम्पशंस होती है। हाँ, तो मुझे क्या एविडेंस लेने हैं कि जो अजम्पशन मैनेजमेंट ने ली है मेरी राय में वो अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं है। तो ऑडिटर क्या बताएगा, मैनेजमेंट अजम्पशन ऑन विच प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड आर नॉट अनरीजनेबल। तो यहां पर जो रिपोर्ट इश्यू की जाएगी जिसको हम काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, बट इट इज नॉट इन फैक्ट ऑडिट रिपोर्ट, इट इज कॉल्ड अश्योरेंस रिपोर्ट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। तो इसमें रिपोर्ट में क्या लिखेगा, ऑडिटर लिखेगा कि मेरी राय में ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन अजम्पशन के बेस पे बनाई गई है वो अजम्पशन अनरीजनेबल नहीं है, मैनेजमेंट ने जो अजम्पशन अडॉप्ट की है वो सारी के सारी डिस्क्लोज्ड है और मेरी राय में ये रीजनेबल है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट दिखा रही है वो मेरी राय में क्या है, शायद अटेनेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जो रिजल्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट दिखा रहे हैं वो अचीव हो जाएंगे, मैं क्या कर रहा हूं, जो अजम्पशन ले रखी है वो सही है, रीजनेबल है, ठीक है, और रिजल्ट के बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं होता। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। और ये सारी की सारी अजम्पशन क्या है, प्रॉपरली प्रेजेंट भी है। एंड ऑल मटेरियल अजम्पशन आर एडुकेटली डिस्क्लोज्ड, प्रॉपरली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज्ड। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी ने ये दिखा दिया कि सर हम 10 मशीनें खरीदेंगे और एक मशीन 10 लाख की होगी, सॉरी 7 मशीनें खरीदेंगे और एक मशीन कितने की होगी, 7 लाख की होगी। कैसे पता आपको 7 लाख की होगी?
मार्केट वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, वहां पर क्या लगाते हैं, बेस के तौर पे अजम्पशन। आपने ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया कि जो मशीन आप खरीदने वाले हो वो 10 लाख की होगी? कहते हैं सर हमने मार्केट से क्या ले रखी है, कोटेशंस ले रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोटेशंस। तो आप है ना उस तरह की मशीन बेचते हो, सप्लायर हो आप। मैं आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे इस तरह की 10 मशीनें खरीदनी है। आप कहते हो सर 9 लाख रुपए। एक मशीन कितने की, 9 लाख रुपए की, सॉरी 7 मशीनें खरीदनी है। मैं कहता हूं कोटेशन दे दो, आपने मुझे कोटेशन देनी अपने लेटर हेड पे। तो जब ऑडिटर आएगा ना, जिसको हम कहेंगे ऑडिटर नहीं, बेसिकली अश्योरेंस सर्विस देने के लिए प्रैक्टिशनर जो आएगा, मैं कहता हूं सर ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आपकी क्या चाहिए, स्टैम्प साइन चाहिए, बैंक में जमा करवानी ताकि वो हमें लोन दे दे। तो ऑडिटर देखता है कि आपने बैलेंस शीट में लिखा हुआ कि 70 लाख की मशीन है, हम 70 लाख की मशीनें इंस्टॉल करेंगे। मैं कहता हूं कोटेशंस दिखाओ। क्यों देख रहा है कोटेशन, कि आपने जो 70 लाख की अजम्पशन ले रखी है कि मशीन खरीदेंगे, फोरकास्टिंग और उसकी प्रोजेक्शन अमाउंट, ये आपने कैसे निकाली? सर कोटेशन, हाँ लिखाओ दिखाओ, ये रही कोटेशन सर, ये सप्लायर है, उसका नाम, उसका जीएसटी नंबर और ये उसने कोटेशन दे रखी है। तो 7 मशीनें 7 मशीनें लगाओगे और एक मशीन कितने की, 9 लाख रुपए की, तो 63 हुए। आपने कितना दिखाया, 70। 7 लाख कहाँ गए, 7 लाख किस चीज के? सर मशीन को लाने में, इंस्टॉल करने में खर्चा लगेगा, और क्या होता है, कैपिटलाइज होता है बेटा। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? तो ये भी तो आएगा ना सर। तो ऑडिटर क्या चेक कर रहा है, हाँ इनकी ये जो अजम्पशन है कि मशीन कितने की पड़ जाएगी, एक मशीन 10 लाख की पड़ जाएगी, तो इनकी अजम्पशन सही है। ऑडिटर यही तो चेक करेगा और यही रिपोर्ट देगा कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं उनकी जो ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जिस अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है वो मेरे को रीजनेबल नजर आ रही है और ये प्रॉपरली डिस्क्लोज भी है। क्लियर है? ओके। ये लाइन फिर से आ गई, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट टू फ्यूचर इवेंट, इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट। ऊपर आ चुकी लाइन। ओके। वाइल एविडेंस मे बी अवेलेबल टू सपोर्ट, एविडेंस कौन से लेने हमें, टू सपोर्ट द अजम्पशन। ये जो एविडेंस है ये क्या होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। ये एविडेंस हिस्टोरिकल नहीं होते, इसमें वो परचेज नहीं है जो हो चुकी है, इसमें वो कि अगर मैं ये माल खरीदने गया सप्लायर के साथ पास तो मुझे इतने रुपए में मिल जाएगा, उसने मुझे कोटेशन दे रखी है। ओके। द ऑडिटर इज नॉट इन पोजीशन, ऑडिटर यानी कि प्रैक्टिशनर is not in position to express an opinion whether the result shown in prospective financial information will be achieved। MCQ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, अगर मैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन कर रहा हूं, स्टैंप लगा रहा हूं, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो रिजल्ट दिखाया गया, नेट प्रॉफिट दिखाया गया वो अचीव हो जाएगा? कहता ना ना, मैं ये बता रहा हूं कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है, जो अजम्पशंस ली गई है वो अजम्पशंस रीजनेबल है। तो अगर ये अजम्पशंस रीजनेबल है तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट शो कर रहे हैं वो भी क्या है, काइंड ऑफ रीजनेबल है, शायद ये अचीव हो जाए। मैं अजम्पशंस के ऊपर कमेंट करने आया हूं, मैंने अजम्पशंस चेक करी है। तो अजम्पशंस तो कुछ अजम्पशन का एक्चुअल से लेना देना कुछ होता है, हो सकता है अजम्पशंस अचीव हो जाए उतनी ही हो सकता है कुछ वेरिएशन आ जाए। तो मैं रिजल्ट के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अजम्पशंस के बारे में क्या करने आया हूं, कमेंट करने आया हूं कि मुझे अजम्पशन रीजनेबल नजर आ रही है या नहीं आ रही है। ओके। देयरफॉर इन सच assurance engagement practitioner provides a report assuring that nothing has come to attention, मेरी attention में कोई ऐसी चीज नहीं आई है जो ये कहे to suggest that these assumption do not provide a reasonable base, कि जो assumption मैनेजमेंट ने ली है वो रीजनेबल नहीं है, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया है। इन शॉर्ट दैट इज ऑडिटर रिपोर्ट्स, ऑडिटर मतलब यहां पर प्रैक्टिशनर, रिपोर्ट्स ओवर द रीजनेबलनेस, ओवर द रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशंस, कि जो अजम्पशंस ली गई है वो रीजनेबल है या नहीं है, मैं उसके बारे में कमेंट कर रहा हूं, उसके बारे में ओपिनियन दे रहा हूं। ये लाइन एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, it provides only a moderate level of assurance। what is the meaning of moderate? बोलो, एवरेज, मीडियम। तो सर ये जो एश्योरेंस लेवल होता है वो मीडियम लेवल एश्योरेंस होता है कि अगर ये जो हमने अजम्पशंस ले रखे हैं, मैनेजमेंट ने अजम्पशन ले रखे, अगर ये वाकई में सही होगी तो प्रॉफिट इतना आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा।
और जबकि ऑडिट में जो हम ओपिनियन देते हैं वो क्या होती है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। वो क्या होती है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। बट ये क्या होती है, मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब लेस देन हाई। 3 लेवल होते हैं ना, लो, मीडियम और हाई, तो ये मॉडरेट लेवल है। ओके, डिफरेंस, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इसमें डिफरेंस क्या है, फिर से लाइनें रिपीट होने वाली है। देखो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कौन सी इवेंट्स आती है बताओ बेटा, रिलेट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी, ठीक है, अबाउट इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट मतलब मनी रिलेटेड इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस, ठीक है, कंडीशन और सर्कमस्टांसेस अकरिंग इन दी पास्ट पीरियड, इसमें वो इवेंट्स होती है जो पास्ट में हो चुकी है, सेल, परचेज, एक्सपेंस किया है, रेंट पे किया है, कोई इनकम आई है, ये आ चुकी, हो चुकी, ये वर्ड है, ठीक है। ओके, जबकि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके ऊपर बेस्ड होती है बताओ, बेस्ड ऑन अजम्पशंस अबाउट द ऑकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर में ये इवेंट हो सकती है, और अगर हुई तो इतनी अमाउंट की हो सकती है, तो इट इज बेस्ड ऑन assumptions। क्लियर है? ओके, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रूटेड इन पास्ट इवेंट, इनका रूट कहां है, इनका सोर्स कहां से है, पास्ट से। तो अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रखा है 20 करोड़ की परचेज, तो इसका रूट यानी कि इसका बेस कहां है, परचेज है, परचेज के बिल, परचेज अकाउंट, ये वो परचेज है जो हो चुकी है, तो मैं वहां से इसको कंफर्म कर सकता हूं। जबकि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रूट क्या होता है बताओ, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट्स। कुछ नया आया इस पैराग्राफ में, कुछ नया नहीं आया, पिछले वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया था कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो दो होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक हिस्टोरिकल और एक प्रोस्पेक्टिव। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट या ट्रांजेक्शन विच हैव अकर्ड इन पास्ट, जो हो चुकी है। जबकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, बेस्ड ऑन assumptions and possibilities, ठीक है, that is events which may take place, events which may take place in future। इसमें कोई दिक्कत बेटा? तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब ऑडिट करने आता है प्रैक्टिशनर, तो इसे लिटरली ऑडिट ही बोलते हैं। तो ये कौन है, प्रैक्टिशनर, ये कह रहे हैं जब मैं इसके ऊपर अश्योरेंस सर्विस देता हूं, तो इसकी अश्योरेंस सर्विस को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट। इसकी एश्योरेंस सर्विस को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट। और जब इसके ऊपर एश्योरेंस सर्विस देने आता हूं तो इसे क्या बोलते हैं, सिर्फ एश्योरेंस सर्विस, एश्योरेंस अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। इसकी एश्योरेंस में हम क्या बताते हैं, assumptions आर रीजनेबल, और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। जबकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हम क्या बताते हैं, ये जो assumptions है वो रीजनेबल है या नहीं है।
समझ में आ गया? तो ये पूरे पैरे की समरी होगी, पूरे टॉपिक की समरी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बेटा? आगे चले। आगे आओ, मतलब पीछे। ये टॉपिक हो गया ऑडिट वर्सेस रिव्यू। ऑडिट वर्सेस रिव्यू, डिफरेंस क्या है ऑडिट और रिव्यू में? ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि ऑडिट में और रिव्यू में क्या डिफरेंस है। वी हैव लर्न दैट ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब समझ गया, एग्रीमेंट। तो ऑडिट जो है वो एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करने की क्या है, एग्रीमेंट है, सर्विस है। ओके, इट प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस, बताओ बेटा? नॉट 100% बट हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। ठीक बात है ना? 100% नहीं है बट हाई लेवल है, हाई लेवल। और अभी क्या पढ़ा था, प्रोजेक्टेड में कौन सा लेवल है, मॉडरेट लेवल, ये हाई लेवल है। ठीक बात है। आगे बताओ सर, आप नई चीज बताओ, इसमें रिव्यू क्या है? रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। लिमिटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें पीरियड फुल ईयर का नहीं है, लिमिटेड पीरियड है। लिमिटेड मतलब 3 महीने, 6 महीने, कुछ भी हो सकता है। इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देन ऑडिट। यहां पर वर्ड क्या आ गया, लोअर लेवल। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। लोअर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि पीरियड जब फुल नहीं है तो फिर फुल अश्योरेंस कैसे हो सकती है? फुल अश्योरेंस तो तभी दे पाऊंगा ना जब पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने हो। पॉइंट 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 पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ, पूरे साल पे जो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई होंगे और एक क्वार्टर पे जो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई होंगे, कौन से ज्यादा होंगे? पूरे साल पे अप्लाई होंगे। तो इसमें रिव्यू में इन्वॉल्व्स फ्यूअर, फ्यूअर मतलब लेस प्रोसीजर। इसमें कम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। क्यों होते हैं कम? क्योंकि पीरियड ही कम है, ट्रांजैक्शंस ही कम है। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर से क्या मिलते हैं? ऑडिट एविडेंस। तो अगर मैं ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूं तो ज्यादा एविडेंस मिलेंगे। तो इससे ऑडिट एविडेंस क्या मिलेंगे? एंड गैदर एविडेंस, एविडेंस। इससे हमें क्या मिलते हैं? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, बट कम मिलेंगे। अभी लिखा होगा यहां पर, देखना। पॉइंट क्लियर? ये फ्यूअर वर्ड से है। इसमें हम फ्यू ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और फ्यू ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। ये फ्यू वर्ड कॉमन है दोनों के लिए, ये ध्यान रखना। फ्यू ऑडिट प्रोसीजर और फ्यू ऑडिट एविडेंस। तो इसमें हमें प्रोसीजर भी फ्यू परफॉर्म करने होते हैं और एविडेंस भी हमें क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, हाँ ये ध्यान रखना, इनमें कॉमन चीज क्या है? ऑडिट और रिव्यू दोनों ही किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हिस्टोरिकल। कल इसका मैंने डायग्राम आपको बनवा के दे दिया था। अब नीचे वाला पॉइंट अपने आप पढ़ो, खुद पढ़ो, ये आएगा एग्जाम में 3 नंबर का या 4 नंबर का। रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है? पढ़ के देखो, मार्क मत करना, मार्क में करवाऊंगा। पढ़ लिया? अब देखो जो मैं मार्क किया मैंने, रीजनेबल अश्योरेंस का एग्जांपल बताओ सबसे पहले। ऑडिट, ऑडिट में हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है। इसमें हमें ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने होते हैं और हमारा जो कंक्लूजन होता है वो रीजनेबल कंक्लूजन होता है। बस एक ही लाइन है जिसके 4 डिफरेंस बना दिए। अब रिव्यू में देखो इसका उल्टा लिख रखा है। लिमिटेड अश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं? एग्जांपल दो इसका। लिमिटेड अश्योरेंस का एग्जांपल क्या है? रिव्यू। इसको हम रिव्यू बोलते हैं। रिव्यू में लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है।
लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। किसके कंपैरिजन में? ऑडिट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें फ्यू ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो कंक्लूजन होता है वो रीजनेबल नहीं होता, लिमिटेड होता है, मतलब लो लेवल, वो ऊपर आ ही चुका। तो लो, एक ही लाइन को उन्होंने डिफरेंस में डाल दिया। तो बड़ी बेसिक सी बात है ना बेटा। इसमें एग्जाम्पल क्या रखोगे आप? अगर मैं इसकी समरी की बात करूं, ये एग्जाम्पल की बात करूं, तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी। अब तो दो बन गई इसकी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। मैं वैसे एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये लिस्टेड कंपनी है या नहीं है? हाँ, ये लिस्टेड कंपनी है। तो इसे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, एक फुल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक बनानी पड़ती है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बनानी पड़ेगी क्योंकि सेबी की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड बाय सेबी। लिस्टेड कंपनियों पे सेबी की गाइडलाइंस लगती है ना। हाँ, तो भैया इसकी भी ऑडिट होगी, इसकी भी ऑडिट होगी और इसकी भी ऑडिट होगी। बट इसकी ऑडिट के लिए सूटेबल वर्ड क्या है? रिव्यू, क्योंकि क्वार्टर है ना, फुल ईयर की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट को ऑडिट बोलते हैं। अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस देन ईयर है तो उसके लिए रिव्यू वर्ड ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो ऑडिट में पूरा साल कवर्ड है ना, तो इसमें ऑडिट प्रोसीजर भी क्या होंगे, कम या ज्यादा? मोर ऑडिट प्रोसीजर्स, और इसमें लेस ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा, इसमें ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करूंगा तो मोर एविडेंसेस, और इसमें लेस एविडेंसेस। अच्छा, एविडेंस ज्यादा होंगे तो मेरी ओपिनियन क्या होगी? ज्यादा स्ट्रांग होगी, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं? रीजनेबल। 100% तो नहीं है, बट रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस है, रीजनेबल एश्योरेंस। और जबकि रिव्यू में लो लेवल ऑफ एश्योरेंस, क्योंकि एविडेंस ही कम है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? और लिमिटेड एश्योरेंस, कम। लिमिटेड का मतलब कम, कम है एश्योरेंस इसमें। आगे बात समझ में? बस एक चीज ध्यान रखना, स्पेशल नोट, ये एमसीक्यू के हिसाब से बड़ा अच्छा रहेगा। यानी कि मैं अगर अश्योरेंस लेवल की बात करूं तो कितने हैं जो हमने पढ़े? अश्योरेंस लेवल 3 हुए, हाई, मॉडरेट, लो। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस और लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब मुझे बताओ, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस किस में होगा? ऑडिट। और लो लेवल किस में होगा? रिव्यू में। और मॉडरेट किस में होगा? हाँ, अश्योरेंस ओवर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट। ये याद रख लेना, ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। अब बताओ, बहुत मुश्किल टॉपिक था? नहीं, अब आगे आ जाओ। ज्यादा स्पीड दे जाए। आ गया। क्वालिटीज अभी पेंडिंग अपना ये आया था, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स।
सबसे पहले पर्पज टू एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंड अदर। इन द एरिया ऑफ, बताओ स्टैंडर्ड्स क्या सिर्फ ऑडिट के लिए है या अदर टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज के लिए भी है? अदर के लिए भी है। अदर में क्या आ गया? रिव्यू, अश्योरेंस, ठीक है, और रिलेटेड सर्विसेज। इसमें कोई दिक्कत? वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, हाँ ये कुछ काम की बात हुई। स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है? सबसे पहले ये वो बेंचमार्क है, बेंचमार्क का मतलब स्टैंडर्ड ही होता है जो हमें किसके बराबर खड़ा कर देते हैं? ग्लोबल प्रैक्टिस, ग्लोबल लेवल पे ले जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड है बेटा। अपने जो एसेज हैं, आपको मैं बताता हूं, लगभग मैंने आपको बताया 35 के करीब आपके एसे आपके सिलेबस में है। जो पहला एसे स्टार्ट होता है, एसे मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट, पहला स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा एसे 200 से। अब आपको एक डर लगेगा 200 मतलब 200 स्टैंडर्ड होंगे, नहीं नहीं, नंबरिंग ऐसी है। स्टार्ट ही किससे हो रहा है? 200 से। पहला ऐसे किससे स्टार्ट हो रहा है? 200 से। 200 है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑडिट। फिर 210 आएगा इंगेजमेंट लेटर, बीच में कुछ नहीं है। फिर 220 क्वालिटी कंट्रोल। फिर 230 डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। फिर 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। फिर 250 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। फिर 260 कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड दो चार विद गवर्नेंस। फिर 265, अभी तक 10-10 का गैप आ रहा था, अब कितने का गैप? 5 का। 265 है कम्युनिकेशन ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर सीधा 299 जॉइंट ऑडिट, बीच में कुछ नहीं। उसके बाद 300 ऑडिट प्लानिंग। फिर उसके बाद 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स कंट्रोल एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद 320 मटेरियली। उसके बाद 330 रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। उसके बाद सीधा 402 यूजिंग वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद 450 इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद 500 ऑडिट एविडेंस। फिर 501 स्पेशल ऑडिट एविडेंस। फिर 505 डायरेक्ट कंफर्मेशन। फिर 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। फिर 520 ARP। फिर 530 ऑडिट सैंपलिंग। फिर 540 ऑडिट ऑफ एस्टिमेट। फिर 550 ऑडिट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर 560 सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। फिर 570 ऑडिट ऑफ गोइंग कंसर्न। फिर 580 WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। फिर सीधा 600 यूजिंग वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। फिर 610 यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फिर 620 यूजिंग वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। फिर सीधा 700 ऑडिट रिपोर्ट। फिर 701 कैम की ऑडिट मैटर। फिर 705 टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन जो ऑडिट रिपोर्ट पर इफेक्ट डालती है। फिर 706 EOM एंड अदर मैटर्स जो ऑडिट ओपिनियन पे फर्क नहीं डालती। फिर 710 कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट। फिर 720 ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके सिलेबस में, इसमें 2-3 नहीं है बीच में, बट ये सीरीज है, ये सारे बता दिए मैंने आपको। और ये एज इट इज CA फाइनल में भी 55 नंबर की, हाँ 55 नहीं ज्यादा है, उसमें सारे आ जाएंगे, ये SRS SAE भी आ जाएंगे, बट ये ज्यादा नहीं है। SRS और SAE वगैरह ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा SAE है, क्योंकि सबसे ज्यादा एफर्ट किस में करने पड़ रहे हैं? ऑडिट में, तो स्टैंडर्ड भी उसी के ऊपर तो ज्यादा होंगे। और आधे से ज्यादा टेक्स्ट है ना सेम है, जो एसए में टेक्स्ट ना वही SRE में मिलेंगे, वही SAE में मिलेंगे, तो टाइम दिक्कत ही नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब मजेदार चीज बताऊं क्या करते हैं टीचर, क्या करते हैं? अब सभी टीचर्स का एग्जाम नहीं लेता एग्जाम्पल, हो सकता है कुछ टीचर करते हो, ज्यादातर टीचर करते हैं, मतलब कुछ नहीं, ज्यादातर टीचर ऐसा करेंगे। वो CA इंटर में आपको ऐसे ध्यान से नहीं करवाएंगे, ढंग से नहीं करवाएंगे, ये कहते हुए कि CA फाइनल में आएंगे डिटेल में। और CA फाइनल में जब पहुंच जाओगे टीचर क्या करेगा? CA इंटर में पढ़ के आए हो इसलिए मैं ये ज्यादा नहीं करवा रहा, आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे का रह जाता है। CA फाइनल में ऑडिट में बच्चा फेल इसलिए होता है, CA फाइनल में सबसे ज्यादा बच्चा किस में फेल होता है? ऑडिट में। 40 भी नहीं आते, जबकि 55 नंबर का सिलेबस सेम है जो इंटर में पढ़ के आए हो, फिर भी 40 नहीं आते। क्यों नहीं आते? ये वजह है बेटा, जो एसेज है स्टैंडर्ड जो है वो हर किसी ने पढ़े ही नहीं होते हैं, रट्टा मार के पास हुए होते हैं। तो जो रट्टा मार के पास होगा वो तुम्हें भी क्या सलाह देगा? रट्टा मार के पास हो, बट एग्जाम का सिनारियो चेंज हो गया बेटा।
पहले ऑडिट का पेपर है ना थ्योरेटिकल भी आता था, तो अगर आपने किसी चीज का रट्टा मारा और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो पास। बट अब सारा ही पेपर क्या जा रहा है, प्रैक्टिकल जा रहा है। प्रैक्टिकल में रट्टा काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में क्या काम आएगी, नॉलेज। ये फर्क है बेटा, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे, टेंशन ना लो, क्योंकि ये रिपीट होने हैं। एक भी स्टैंडर्ड का तुम्हें रट्टा नहीं मारना। तुम्हें लग रहा है ना कि नंबरिंग याद कैसे होगी, अपने आप हो जाएगी। जब तक ऑडिट का सिलेबस खत्म होगा नंबरिंग याद हो जाएगी, किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब जो स्टैंडर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे डिट्टो कॉपी पेस्ट है यूके के बोर्ड के। जैसे एसीसीए में कर रहा हूं तो एसीसीए में भी ऑडिट सब्जेक्ट है, तो उसमें मैंने नोट किया कि एसएस के नाम तक सेम है जो आपको सीरीज में। हाँ एसीसी कर रहा हूं, उसका एक एग्जाम क्लियर भी हो चुका है, 3 बाकी है। तो उसके अंदर ना नाम जानते हो क्या लिख रखा है, ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग। आगे सब कुछ नंबरिंग और उनकी हेडिंग तक सेम, अंदर के टेक्स्ट भी 99% सेम है बेटा, अंदर जो लिखा हुआ है ISA। अब तो इंडिया वालों ने क्या किया, कॉपी पेस्ट। ISA को ISA क्यों नहीं कहा कि इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ऑडिट का ज्यादा कॉपी हो जाएगा, इसलिए आई हटा दिया, क्या लिख दिया, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट। डिट्टो कॉपी पेस्ट है। बट वो कॉपी पेस्ट क्यों है, क्योंकि वो ग्लोबल लेवल का स्टैंडर्ड है, तो हम भी वही फॉलो करेंगे भाई, इसलिए कॉपी पेस्ट है। तो ये सीए को किस लेवल पे ले गए, हमारा जो ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल लेवल का है, तो हमारा लेवल बढ़ गया। एसए का फायदा क्या हुआ, क्यों बनाए गए एसए, ताकि हमारा लेवल इंटरनेशनल लेवल का आ जाए। क्लियर, ओके। स्टैंडर्ड इंप्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। उसके बाद ये हेल्प करते हैं यूजर्स को टू मेक डिलीजेंट डिसीजन। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, नेग्लिजेंट वर्ड सुना है, नेग्लिजेंट क्या होता है, लापरवाही। डिलीजेंट का मतलब होता है विद केयर। तो अगर मैं ऑडिट ढंग से करके आपको सही ऑडिट रिपोर्ट दूं, तो यूजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर डिसीजन लेगा, उसका डिसीजन भी क्या होगा, सही होगा ना। अगर मैं कह दूं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ मुझे नहीं दिखी है, ठीक है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ेगी और यूजर का डिसीजन सही होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा। बट अगर मैंने अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट की और मेरे को दिख गया इसमें गड़बड़ है, तो मैं यूजर को क्या कर दूंगा, अवेयर कर दूंगा, भैया यहां पर गड़बड़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो डिसीजन लेते हुए ध्यान रखना। तो मैं किसकी हेल्प कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड अल्टीमेटली किसकी हेल्प कर रहे हैं, यूजर्स की। क्योंकि ऑडिट किसके लिए करवाई जा रही है, यूजर्स के लिए। तो ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो किसको हेल्प मिलेगी, यूजर को हेल्प मिलेगी ना बेटा। आई बात समझ में। इट प्रमोट यूनिफॉर्मिटी। ऑडिट इज अ प्रैक्टिस, हर किसी का ऑडिट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कहते ना हो सकता था हो सकता है नहीं, हो सकता था। आपको ऑडिट किसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, कंपलसरी है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 एंड 10 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कंपलसरी है ऑडिटर के लिए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। अगर आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो आपको ऐसे फॉलो करना कंपलसरी है। क्लियर है, ओके। स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल, हाँ ये हमारी नॉलेज को, प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। इन शॉर्ट स्टैंडर्ड एंश्योर ऑडिट क्वालिटी, ये ऑडिट की क्वालिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो कितने फायदे हो गए, 5 फायदे हो गए। वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, ये 5 फायदे। कोई दिक्कत इसमें। किसकी ड्यूटीज है, ड्यूटी इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। हाँ ये ड्यूटी किसकी बनती है, ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, किसकी बात कर रहा है, सीए की, टू सी दैट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी है, सीए की, कि जो भी मैं प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो ऑडिट हो, रिव्यू हो, अश्योरेंस एंगेजमेंट हो, रिलेटेड सर्विस हो, वो सभी के सभी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जनरली टू बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मतलब सीए फॉलो करेगा। हाँ फॉलो तो सीए करेगा, ओके। हाउएवर इन सिचुएशन, कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसमें स्पेसिफिक प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड में, वो फॉलो ना हो पाए। कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो सकता। तो अब इस सिचुएशन में क्या करूं भाई, तो फिर स्टैंडर्ड फॉलो मत करो। अब स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो उसकी जगह आपने क्या किया ये बता दो। ठीक है, तो आपको 3 बातें
ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। नंबर 1, मैंने ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं किया, और इसकी जगह फिर मैंने क्या किया। तो इसका मतलब सर मेरे लिए चॉइस हो गई ना कि मैं स्टैंडर्ड फॉलो करूं या ना करूं। तो अभी तो आपने कहा कि आप कुछ और फॉलो कर सकते हो। इफ सिचुएशन रिक्वायर्स, अगर सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है तो, यानी कि आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इससे फॉलो करूं या ना करूं। अगर हालात ऐसे आ गए हैं कि आप इस हालात में स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते तो मत करो, बट आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया और इस वजह से नहीं किया, और इस वजह से और इसकी जगह मैंने ये चीज फॉलो की। ठीक है, दोबारा देखो। इन सच केस ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? किसी चीज को डॉक्यूमेंट करने का मतलब क्या है? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करो आप, रिपोर्ट में लिखो दैट हाउ अल्टरनेट प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? या तो ये या ये, तो ऐसे फॉलो करना है, ऐसे फॉलो नहीं हो रहे तो आपने क्या किया, फिर आपने क्या अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म किया। ओके, ऑल्सो रीजन, साथ में ये भी बताओ रीजन क्या था कि आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया। फॉर डिपार्चर, फॉर डिपार्चर मतलब नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, आपने स्टैंडर्ड फॉलो क्यों नहीं किया। ठीक है, फर्दर हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर। तो ये सीक्वेंस गलत लिख दी ना। सबसे पहले तो ये मेंशन करो कि आपने ऐसे फॉलो नहीं किया। एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं मैं, आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं फॉलो किया, और उसकी जगह फिर आपने क्या फॉलो किया। स्टैंडर्ड नोट फॉलोड, आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं फॉलो किया, वाई। ठीक है, और उसकी जगह फिर आपने क्या किया, ऑल्टरनेट प्रोसीजर आपने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, यानी कि सर मैं ऐसे फॉलो ना करके सिर्फ डिस्क्लोजर कर दूं रिपोर्ट में, तो इसका मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दिक्कत है भैया? मेयर डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट डज नॉट अब्सोल्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्सोल्व? डिस्चार्ज करना, छुटकारा पाना, निजात पाना। ये डिस्चार्ज नहीं करता आपको अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। यानी कि स्टैंडर्ड फॉलो करना या ना करना आपकी चॉइस नहीं है, कंपलसरी है। एक्सेप्शनल केसेस में आप इसको फॉलो नहीं करोगे, और वो एक्सेप्शनल केस क्या था, क्यों था, और उसकी जगह आपने क्या परफॉर्म किया, ये आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में। बात समझ में आ गई? ओके, तो यहां पर इसका एक एग्जांपल, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मैं एक कंपनी की ऑडिट करने गया, मैं कंपनी की ऑडिट करने गया, सीए हैविंग सीओपी, ये ऑडिट करने जा रहा है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी। ओके, तो बताओ ऑडिट किसकी है ये सर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और फुल ईयर की है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और फुल ईयर की, तो बताओ इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? एसेज, इस पे क्या लगेंगे? एसेज। किसकी ड्यूटी है ये ऐसे फॉलो करना? ड्यूटी टू परफॉर्म ऑडिट एज पर एसेज। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ये आपकी ड्यूटी है, प्रोफेशनल बंदे की ड्यूटी है। ओके, अब ये ऑडिट का स्कोप था, मतलब मुझे ऑडिट करते हुए ये काम करने था, ये था स्कोप ऑफ ऑडिट। पूरी ऑडिट के दौरान मुझे ऐसे फॉलो करने कंपलसरी है। ठीक है सर, ये कुछ एरिया ऐसा आया, ये एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आई जिसमें मैं ऐसे फॉलो नहीं कर पाया, बाकी एरियाज जो है वो मैंने पूरे एसेस के अकॉर्डिंग परफॉर्म किए हैं। परफॉर्म्ड ऑडिट एज पर एसेस।
बट इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ऐसे फॉलो नहीं कर पाया। मैं ऐसे फॉलो नहीं कर पाया। ठीक बात है। क्यों नहीं कर पाए, रीजन। और बताओ बेटा, अगर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो ऑडिट एविडेंस मिलेगा ना, और ऑडिट एविडेंस मिलेगा तो ही ओपिनियन दे पाओगे। तो क्या आपने छोड़ दिया उसे? कहता ना ना ना, ऐसे वाला तरीका नहीं, फिर मैंने अपना तरीका लगाया। हाँ हाँ, तो फिर आपने ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या लगाया वो बताओ। ऑल्टरनेट प्रोसीजर अप्लाइड। ये तीन बातें कि मैंने ऐसे कंप्लाई नहीं किया, उसका रीजन क्या था, ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या है, ये जब आप फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करोगे क्लाइंट को, उसमें मेंशन कर देना। तो जो आप ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करोगे उसमें ये तीन चीजें क्या करनी है, आपको मेंशन करनी है कि मैंने आपकी कंपनी की ऑडिट की है और ऑडिट एज पर ऐसे की है, इस एरिया को छोड़ के, इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने ये वाला ऐसे फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया, और उसकी जगह मैंने कौन से ऑडिट प्रोसीजर फॉलो किए, ये बात मेंशन करनी पड़ती है। और ये बात क्यों मेंशन करनी पड़ती है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में हम लिखते हैं बेटा कि हमने जो ऑडिट परफॉर्म की है वो एज पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड की है। तो मैं झूठ कैसे लिख दूं? तो जो जो एरिया में मैंने स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं किया वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग की है एक्सेप्ट दिस एरिया। तो ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ सेक्शन 129 में भी आता है कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है तो नोट्स टू अकाउंट में वो क्या मेंशन करता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं किया, और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट। तो सेम चीज सीए के लिए भी अप्लाई होगी बेटा। कंपनी को भी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने, तुम्हें क्या फॉलो करने, एसएस। तो तुम भी तो बताओ ना कि ऐसे कहां फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं किया, और उसकी जगह क्या किया। पॉइंट समझ में आ गया? लो जी, इस पे मुझे लगता है कि कभी भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आ सकता है। अभी तक तो आया नहीं, बट इस पे पूरे पूरे चांसेस है कि एक सिचुएशन दे देंगे आपके सामने कि आप ऑडिट करने गए हो। ठीक है, लो मैं भी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं कि आप ऑडिट करने गए हो और कुछ एरिया आपको ऐसा मिल गया जहां पर आप स्टैंडर्ड अप्लाई करने में फेल हो रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको सामने 3-4 ऑप्शन देके फिर कहेंगे बताओ इसको विड्रॉ कर जाना चाहिए ऑडिट से, या ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर देनी चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। फिर ये वाला आंसर लिखना है कि हमें अल्टरनेट प्रोसीजर अपनाने चाहिए, बट मुझे ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने ऐसे फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं किया, और अल्टरनेट प्रोसीजर क्या था। क्लियर है? ओके, ये वाला कल मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया ही था। चलो देखते हैं। तो स्टैंडर्ड कौन कौन से इश्यू किए आईसीआई काउंसिल ने? आईसीआई काउंसिल का मतलब यहां पर क्या है? AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड आईसीआई में है ये। एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, स्टैंडर्ड बोर्ड, ये डिपार्टमेंट हमारा। एक है AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, एक है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अलग अलग है ये दोनों बोर्ड, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड ही अलग हो गए ना। तो क्या इश्यू करते हैं बताओ? ये सबसे पहले एसए, ये किस पे अप्लाई होता है? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है? SRE, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड्स फॉर रिव्यू इंगेजमेंट, फुल फॉर्म। SAE, स्टैंडर्ड्स फॉर अश्योरेंस इंगेजमेंट, अश्योरेंस इंगेजमेंट। ठीक है, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, क्योंकि ऑडिट के लिए तो ऐसे है और रिव्यू के लिए SRE है। तो ये किसकी बात कर रहा है बेटा? बताओ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो क्या बचा बताओ? दैट इज प्रोस्पेक्टिव या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हिस्टोरिकल तो दोनों उसमें फर्स्ट और सेकंड में कवर हो गए ना। तो बचा क्या? प्रोजेक्टेड। उसके बाद रिलेटेड सर्विसेज, SRS, स्टैंडर्ड्स फॉर रिलेटेड सर्विसेज which apply in agreed upon procedure to information compilation engagement and other related engagement। ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होती है? सर हमने एक प्रैक्टिशनर को अपॉइंट किया है कि वो हमारी बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दे दे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन। अब वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर देगा बुक्स के अकॉर्डिंग,
वो उसकी ऑडिट नहीं कर रहा, ऑडिट तो कर ही नहीं सकता जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करी हो, सेक्शन 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज में आता है, ठीक है ना। बट ये सर्विस तो दे सकता हूं ना मैं, एज अ सीए तो ये सर्विस दे सकता हूं, एज एन ऑडिटर ये सर्विस नहीं दे सकता मैं, इसे कंपाइलेशन सर्विस बोलते हैं। और इन सब का बाप एसक्यूसी 1। जो भी आपकी जो भी फर्म है, जो सीए फर्म है, वो जो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करेगी, उन सब में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। वो कंप्लायंस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और जो अप्लीकेबल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये कहता है एसक्यूसी, स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। आपकी हर प्रोफेशनल सर्विस में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये एसक्यूसी आपका चैप्टर नंबर 11 में आएगा, एक ही एसक्यूसी, ये चैप्टर नंबर 11 में है, एसक्यूसी 1, कि किस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि एक सीए फर्म जो सर्विस दे रही है उसके अंदर क्वालिटी हो। ओके, अप्लाई टू ऑल प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीए फर्म। आपकी सीए फर्म जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगी, जो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करेगी, सब में क्वालिटी होनी चाहिए बॉस। ओके, ये वाले अंदर वाले पॉइंट मैं नहीं पढ़ा रहा, ये आपको पढ़ के आने अब, ठीक है। पढ़ के आना, लिखवाऊंगा मैं, सॉरी मार्क करवा दूंगा, एक बार पढ़ के आना, कुछ नया नहीं मिलने वाला इसमें चारों में। कल दे दी, पढ़ भी लिया था, फिर मार्क करवा दूं क्या? चलो आ जाओ फिर, तो बढ़िया काम हो गया। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग यानी कि एसए अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक बात है। प्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, हिस्टोरिकल होगी। हाई क्वालिटी बेंचमार्क, अच्छा कौन फॉलो करेगा इसको? फॉलोड बाय ऑडिटर, ड्यूटी ऑडिटर की है। ओके, हैव बीन इश्यूड, ये स्टैंडर्ड जो ऑडिटिंग के हैं, हैव बीन इश्यूड ऑन वाइड स्पेक्ट्रम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम? रेंज। सर कितने ऐसे हैं, 2 है 3 है? बहुत सारे हैं जी, वाइड रेंज है। ऑडिट के बेसिक प्रिंसिपल से लेके जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं चली जाती, सब चीजों के लिए क्या बनाए गए हैं? स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अच्छा, इश्यूज इश्यूड इन द फील्ड ऑफ ऑडिट रेंजिंग फ्रॉम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कौन सा ऐसे था? 200। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम एरर और फ्रॉड, यानी की बात आ गई थी ना। और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर क्या करना है? इश्यू करना है। ये स्टार्टिंग होती है 200 से। अभी मैंने आपके सामने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एग्जांपल भी लिया, एसए 230 आएगा चैप्टर नंबर 6 में। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का एसए क्या था? एसए 200 था। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 300, ये सारे आपके चैप्टर में है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एसए 315। ऑडिट सैंपलिंग एसए 530। ऑडिट एविडेंस एसए 500 एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसए 700। तो देखो कितने सारे एसेज हैं, ये तो कुछ एग्जांपल है। हर चीज के ऊपर एसे है, ऑब्जेक्टिव पे, प्लानिंग पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, ऑडिट सैंपलिंग कैसे लेनी है, ऑडिट परफॉर्म कैसे करनी है, एविडेंस कैसे लेने हैं, कितने तरीके एविडेंस लेने हैं, सब पे क्या बना रखा है? स्टैंडर्ड, ताकि आपको ऑडिट करते हुए दिक्कत ना आए। ओके, दीज कवर ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट के दौरान जो जो सिग्निफिकेंट चीजें आने वाली है, सब एसए ने लगभग सबको कवर कर रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? सबसे ज्यादा ऐसे ही आपके सिलेबस में, इसलिए इसके बारे में डिटेल में ज्यादा लिख दिया। एसआरई के बारे में ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं लिखा? है ही नहीं सिलेबस में, तो क्या करना है? तो ये किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिव्यू। जो ऊपर पड़ा वही है। रिव्यू किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होगी? हिस्टोरिकल, बट फुल ईयर की नहीं होगी, ठीक है। रिव्यू ऑल्सो प्रोवाइड अश्योरेंस, ये भी अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ऑडिट से डिफरेंट कैसे है बताओ? बट इसके अंदर रिव्यू जो होता है उसमें लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है, ठीक है। बट लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, है ना। ये तो हमने पढ़ ही लिया। इन कंपैरिजन ऑफ ऑडिट, एग्जांपल रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एलआर, इसको हम क्या बोलते हैं? एलआर, लिमिटेड रिव्यू। लिखवाया भी था मैं नोट्स में, इसको एलआर बोलते हैं, लिमिटेड रिव्यू। लिस्टेड कंपनी केस में होता है।
SAEs, ये भी सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा नहीं लिख रखा। SAEs क्या होते हैं? अनदर सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ये किस पे अप्लाई होते हैं? अप्लाई इन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, या तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल होगी या प्रोस्पेक्टिव होगी, ठीक बात है ना। तो सच एश्योरेंस एंगेजमेंट डू नॉट इंक्लूड ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, तो फिर इसका एग्जांपल दो। अगर मैं ऑडिट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं कर रहा हूं तो फिर किसकी कर रहा हूं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट सच टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट डू इज नोट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही है, ऐसा लग रहा है स्टार प्लस का सीरियल देख रहे हैं हम, ठीक है। एंड इट मे रिलेट टू प्रोवाइडिंग सर्विस रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल मैटर लाइक डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एंटिटी। ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकती है, ठीक है, कि हमारी कंपनी ने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना रखा है इसके ऊपर आकर रिपोर्ट देना यार, तो काइंड ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये हो गया नोट। SRS, सर्विस फॉर रिलेटेड सर्विसेज, ये लास्ट स्टैंडर्ड है। दी स्टैंडर्ड अप्लाई इन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एग्रीमेंट होगा, जो एग्रीमेंट में लिखा होगा वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ना ये ऑडिट है, ना ये रिव्यू है, ना ये अश्योरेंस है। जो सर्विस क्लाइंट मांगेगा वो दे देंगे, ये रिलेटेड होगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया इसमें, टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डाटा। कल मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी को डाउट हो रहा है कि ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले वो हरामखोरी कर रहे हैं, या तो ये सेल पूरी रिकॉर्ड नहीं कर रही है या डेटा सही नहीं दिखा रहे हैं, ये कैश में हेराफेरी कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ ऑडिट किसकी करवानी है? मार्केटिंग वालों की करवानी है। क्या आप चेक करके बताना सेल पूरी रिकॉर्डेड है या नहीं है, और डेटा सही है या नहीं है, कलेक्शन पूरी आ गई है या नहीं आ गई है। कहता हाँ ये ठीक है, जैसे अकाउंट पेबल, क्रेडिटर, अकाउंट रिसीवेबल, परचेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, सेल एटसेट्रा, ठीक है। ओके, हो सकता है मैं ये कह दूं कि सिर्फ बैलेंस शीट की ऑडिट करवानी है, P&L की नहीं करवानी, सिर्फ बैलेंस शीट की। जो हमारी बैलेंस शीट है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, अब ये चेक करके बता दो। तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कहता है? बैलेंस शीट, P&L, नोट्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट सर हमें सिर्फ बैलेंस शीट करवानी है, हो सकता है, और इवन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हो गया तो वो तो बैलेंस शीट ऑडिट होगी। कहता ना कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट AS 17 आपने पढ़ा था ना, सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो एक सेगमेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करवानी है, हाँ तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कि बेसिकली किस लिए बुलाया गया है बताओ? टू असिस्ट द मैनेजमेंट की हेल्प करने में, किस चीज में? प्रिपरेशन ऑन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब देखो जैसे ये बताया कि सिर्फ बैलेंस शीट देखना, चेक करना, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट को बैलेंस शीट बनानी नहीं आती। मैनेजमेंट ने सीए को क्यों बुलाया है कि आप बैलेंस शीट बनाने में हमारी क्या कर दो, हेल्प कर दो। ऑडिटर आएगा और ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा हमें। ओके, इसको हम कंपाइलेशन एंगेजमेंट भी बोल सकते हैं। बुक्स को कंपाइल करके क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमारी क्या करो, हेल्प करो। हाँ ये हो सकता है। These type of service are called related service and standard have been issued to deal with practitioner responsibility in this regard, SRS, ठीक है। SQC बाकी था अपना, आओ। SQC have been issued to establish standard and provide guidance regarding firm's responsibility for system of quality control for the conduct of audit। बोलो ना, audit, review and other assurance and related services, all type of professional service, that is all types of professional services। सारी तो आ गई। तो SQC1 किस पे लगता है? सारी प्रोफेशनल सर्विस पे, ठीक है। ओके, इट रिक्वायर ऑडिटर या प्रैक्टिशनर। अब देखो ज्यादा सुटेबल वर्ड क्या रहेगा? प्रैक्टिशनर। ऑडिटर क्या करता है? सिर्फ ऑडिट करता है। प्रैक्टिशनर हर तरह की प्रोफेशनल सर्विस। टू एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी फर्म में एक क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हो, अच्छा सिस्टम हो, सो दैट फर्म एंड इट्स पर्सनल मतलब इंप्लॉइज
कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। और जो रिपोर्ट आप इश्यू कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो समझो आप, मैं बताता हूं। अच्छा मुझे बताओ, ऑडिट करने कौन जाता है? आर्टिकल जाएंगे सर। मैं इसका एग्जांपल यहां लेता हूं, एसक्यूसी का, ताकि मैं आपको ये अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये आगे तो काम आना ही आना है, फिर चैप्टर नंबर 11 में काम आना है। आर्टिकल जाएंगे ना। अच्छा आर्टिकल्स को काम आता होगा, आर्टिकल्स को काम आता होगा तो वो सीखने क्यों आया हुआ है? वो तो काम सीखने गया हुआ है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये है सीए, इसको क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? प्रिंसिपल या बॉस। ये प्रिंसिपल है जिसके अंडर आपको क्या करनी है, ऑडिट करनी है, प्रिंसिपल। ये है सीए हैविंग सीओपी। ठीक है, और ये आर्टिकल्स है जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, 2 साल के लिए आए हैं। इसको मैं क्या बोलता हूं, टीम, इंगेजमेंट टीम। आर्टिकल्स ऑडिट के लिए मुझे क्या भेजनी होती है, टीम, इंगेजमेंट टीम। ठीक है, तो ऑडिट परफॉर्म कौन करेगा, ये परफॉर्म करेगी, परफॉर्म्स दी ऑडिट। बट सर इनको ऑडिट करना आता थोड़ी है, ये इनको क्या बना कर देता है, प्लान। ये ले, ये बेटा ये प्लान है और प्रोग्राम है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान एंड प्रोग्राम मैं दे रहा हूं। ये चीज चेक करनी और ऐसे चेक करनी है, जाओ परफॉर्म करो ऑडिट एज पर प्लान। ओके, तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या मिलेंगे बताओ, ऑडिट एविडेंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे एविडेंस की क्या करनी होती है, एक बुकलेट बनानी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन या ऑडिट फाइल। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब रिकॉर्ड होता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। और इन डॉक्यूमेंट एविडेंसेस के बेस पे ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर, अब बताओ साइन कौन करेगा, सीए करेगा। इसको बेस बनाकर तो सीए आएगा और सीए कहेगा आर्टिकल्स को, बेटा काम हो गया, कहता हाँ जी हो गया, जैसा मैंने प्लान बनाया था वैसे ही किया कि जी बिल्कुल ऐसे ही बनाया था, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने रिपोर्ट उठाई और मैं लिख दिया ट्रू एंड फेयर। 2 साल बाद इस प्रिंसिपल के पास नाफरा वालों का नोटिस आ जाता है कि आ जाओ भैया अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेके आ जाना। कहते क्या हो गया, कहते जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने ऑडिट की थी उस कंपनी के अंदर मोटा फ्रॉड मिला है। कहते सर फ्रॉड तो केयरफुली प्लान्ड और कंसील्ड होता है, इतना आसान थोड़ी होता है उसका डिटेक्ट करने के लिए। तो भैया हमारा ऑब्जेक्टिव फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है, हमारा काम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना है, और जो हमारी ओपिनियन होती है वो रीजनेबल एश्योरेंस होती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती। हो सकता है कोई फ्रॉड हो जो मेरे सामने ना आया हो, तो उसके लिए मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूं, जिसने किया है वो लाइबल हो। नाफरा वाले कहते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए मंगवाई है जी, अब आप ये प्रूव करो कि आपने ऑडिट ढंग से की थी, क्योंकि अगर ऑडिट ढंग से की थी तो चांसेस है कि फ्रॉड सारे के सारे सामने आ जाए। अगर आपने ऑडिट ढंग से की उसके बाद भी फ्रॉड सामने नहीं आया तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बट अगर आपने ऑडिट ढंग से ही नहीं की तो नेग्लिजेंस किसकी है, आपकी है, तो बेटा आप भी फंसोगे। अच्छा मैं ले आऊंगा डॉक्यूमेंटेशन, तो नाफरा वालों ने कहा सर डॉक्यूमेंटेशन लिया है, कहते लिया है जी, ये प्रूफ है जिसके बेस में मैंने ओपिनियन दिया है। कहते इसमें से डायरेक्ट कंफर्मेशन निकाल के दिखाओ जो आपने परचेज वाले पार्टी के साथ करी होगी, ऐसे 505 आएगा डायरेक्ट कंफर्मेशन। परचेज जेन्युइन है या फेक है कैसे पता लगेगा, कुछ पार्टी से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंफर्मेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट कंफर्मेशन आपने की होगी, वो उसने डॉक्यूमेंटेशन खोली उसमें है ही नहीं डायरेक्ट कंफर्मेशन, कहते दिखाओ दिखाओ कहाँ है, सर है तो नहीं इसमें। कहते फिर सर मैंने प्लान में तो लिखी थी, मैंने कहा था इन कमीनों को कि डायरेक्ट कंफर्मेशन करनी है, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या आर्टिकल ने तुमसे झूठ बोला कि उन्होंने डायरेक्ट कंफर्मेशन की है। हो सकता है इन्होंने करी ना हो सकता है भूल गए हो, और आपने साइन कर दिए। आपका फर्ज नहीं बनता कि पहले इसको क्या कर लूं,
रिव्यू कर लूं, चेक कर लूं कि जो प्लान बनाकर दिया था उसके अकॉर्डिंग तुमने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए या नहीं कर लिए। अगर तुम ये फाइल खोल के देख लेते, तुम्हें पता लग जाता कि डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं कर रखी, तो तुम क्या कहते, जाओ डायरेक्ट कंफर्मेशन करो। आपने बिना डायरेक्ट कंफर्मेशन किए रिपोर्ट इश्यू कर दी। अब बताओ कौन फंसेगा? ये फंसेगा बेटा। आर्टिकल थोड़ी फंसेंगे, साइन किसके हैं, तो ये फंसेगा। कभी भी सीए ये कह के नहीं बच सकता नाफरा में या किसी भी कोर्ट में कि आर्टिकल्स की गलती है। तो भैया आर्टिकल्स काम सीखने आया है, उनको काम सिखाना और उनके ऊपर नजर रखना कि वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा और कोई इश्यू नहीं आ रहा, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है। तो ये एक्सक्यूज काम नहीं आते, इसलिए रिव्यू बहुत जरूरी है बेटा। और यही बात लिखी हुई है एसक्यूसी कि भैया ये जरूरी है। देख लो रिपोर्ट इश्यू करने से पहले कि जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, जो स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो होने चाहिए वो सारे फॉलो हो गए हैं ना, और जो लीगल कंप्लायंसेस है वो सारे के सारे फॉलो हो गए हैं। उसके बाद ही रिपोर्ट इश्यू करना है, तभी वो एप्रोप्रिएट कहलाएगी, नहीं तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होगी। आई बात समझ में? अब हो जाएगा ये। अब पढ़ के देखो ये वाला ब्लू वाला पैरा। इट रिक्वायर प्रैक्टिशनर टू एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये हमारी फर्म का क्या है? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने से पहले हम फाइल को क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन को क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। एग्जांपल रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इश्यूइंग या बिफोर द इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। समझ आई बात? It is a basic objective while rendering professional service to which engagement standard apply. There should be a system. ये बड़ी बेसिक बात है। आपकी फर्म में एक सिस्टम होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल का विद इन फर्म आपकी फर्म के अंदर, टू एंश्योर कंप्लाइंग विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। कि जो प्रोफेशनल सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज पर स्टैंडर्ड है और एज पर लीगल रिक्वायरमेंट है। कि कहीं भी अगर आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया या कहीं भी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ तो फंसोगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है चेक कर लो। ठीक है, एंड एंश्योर, और उसके बाद एंश्योर करो कि जो ऑडिट रिपोर्ट हम इश्यू कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है, हालात के अकॉर्डिंग सही इश्यू कर रहे हैं। गलत मत कर देना, फंस जाओगे, जेल है मोटी। ओके, स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल आर अप्लाइड फॉर ऑल सर्विसेज। It is not only for audit, it is for audit, review, other assurance engagement and related services. ठीक है, ये सेम टॉपिक अपना चैप्टर नंबर 11 में डिटेल में आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं आपको 2 टॉपिक होमवर्क दे रहा हूं, और मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूं कि इसके एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं। हालांकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ, सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आ सकता, बट चांसेस बहुत ही स्लाइट है, और इसमें कुछ करवाने वाला है नहीं। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए बताओ। आपका टैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्ट? एक्ट सुना है? एक्ट, एसीटी। एक्ट का मतलब क्या होता है? काम करना। टैक्ट का मतलब काम करने का तरीका, मेथड। टैक्ट का एक मतलब और भी होता है, काम करवाने का तरीका। ऑडिटर काम करता नहीं है, काम करवाता भी है, तो आपको मेथड सेट करना आना चाहिए। अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है कि मैं दूसरों से काम करवा पाता हूं, तो फिर आप ऑडिटर बनने के लायक नहीं हो। कहते नहीं है उसके पास टैक्ट है भैया, उसके पास टैक्ट है। टैक्ट का मतलब काम करवाने का तरीका है, वो लोगों को बेवकूफ बना लेता है, उसके पास टैक्ट है, तू बेवकूफ बन गया, ऐसे कहते हैं ना। टैक्ट का मतलब होता है काम करवाने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन, सावधानी। फर्मनेस का मतलब क्या है? जो आपके विचारों को चेंज नहीं कर सके। ठीक है, मैं किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आता हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आता हूं। कोई मुझे धमका के काम नहीं करवा सकता कि मैनेजमेंट ने मुझे धमकी दी कि सर ऐसा है, हमारे अकॉर्डिंग रिपोर्ट नहीं बनाओगे तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। तो भैया नहीं निकाल सकते। मैंने भी एक्ट पढ़ रखा है, सेक्शन 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अगर आप मेरे को अपनी एक्सपायरी ऑफ टेन्योर से पहले बाहर निकालना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और निकालना है तो निकाल दो, बट मैं आपके अकॉर्डिंग रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। इसे बोलते हैं फर्मनेस। गुड टेम्परामेंट। ऑडिट के दौरान बेटा आपको अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना होता है।
बहुत सी सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको गुस्सा आएगा, मैनेजमेंट से आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, वो आपको ना प्रोवाइड कर रहा हो, टाइम लिमिट आ रही है कि भाई साहब ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है मेरे को, टाइम लिमिट डेडलाइन होती है कि इस तारीख तक मुझे ऑडिट रिपोर्ट देनी है और आप मुझे डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहे, तो उस टाइम गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, बट आपको अपना टेम्परामेंट क्या करना है, कूल रखना है। अगर मैनेजमेंट आपको एविडेंस नहीं दे रही है इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट, तो आप रिपोर्ट में डाल दो बस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है अपने को, ठीक बात है। ईमानदारी होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। डिस्क्रिशन का मतलब जैसा मुझे ठीक लगता है मैं वैसे काम करूंगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडम, अनबायस्ड, मैं अनबायस्ड होके काम करूंगा, मैं किसी के कहने पे काम नहीं करूंगा। अगर मैं किसी के कहने पे काम कर रहा हूं तो मेरी मर्जी कहाँ चल रही है, फिर तो सामने वाले की मर्जी चल रही है। इंडस्ट्री वर्ड गलती से लिखा गया। जजमेंट, हमें ऑडिट के दौरान कई जगह जजमेंट लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मुझे सैंपल कितने परसेंट का उठाना है, 30% का, 40% का या 50% का, ये जो अमाउंट है ये मटेरियल है या नहीं है, तो आपको जजमेंट लेना आना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए आप में, रिलायबल होने चाहिए आप, एटसेट्रा, ये सब क्वालिटी आप में होनी चाहिए। बेसिकली हर वो क्वालिटी जो आपको क्या बनाए, अच्छा बिजनेसमैन बनाए, ये आप में होनी चाहिए। ये आपको अच्छा ऑडिटर भी बनाएगी, क्योंकि आपको ऑडिट किसकी करनी है, बिजनेसमैन की, तो आपके अंदर उसकी जितनी क्वालिटी तो होनी चाहिए, तभी तो आप उसके लेवल पे आ पाओगे। पॉइंट, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी, आपका ईमानदार होना बहुत जरूरी है, आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये चैप्टर नंबर 11 में डिटेल में आएगा बेटा, चैप्टर नंबर 11 में डिटेल में आएगा। लोग आप पर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। अगर सीए का ठप्पा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगा हुआ है और साइन हो रखे हैं और वो लिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, तो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपकी रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। तो इस भरोसे को बनाए रखना। जहां आप बायस्ड हो गए, रिश्वत लेके रिपोर्ट इश्यू कर दी, सिर्फ आपका नाम खराब नहीं होगा, किसका नाम खराब होगा, आईसीआई का नाम खराब होगा। कोई भी लोग फिर सीए पे भरोसा ही नहीं करेंगे, सब क्या कहेंगे, सीए को तो 2 रुपए दो, साइन करवा लो, ऐसे बोलेंगे। तो ये काम अपने को नहीं करने है, पैसे खा के रिपोर्ट साइन नहीं करनी है। ओके, हमें हमारे अंदर बेसिक ह्यूमन क्वालिटी होनी चाहिए। आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल से काम करवाओगे, आर्टिकल क्या होंगे, बच्चे होंगे, वो आपसे छुट्टियां भी मांगेंगे, वो गलतियां भी करेंगे, तो उनकी गलतियों को इग्नोर करना, उनको सिखाना, जब वो छुट्टी मांगे तो उनको छुट्टियां देना, ये मतलब हमेशा मत देना, रिक्वायर्ड सिचुएशन में देना, ये बेसिक ह्यूमन क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। टेक्निकल रिक्वायरमेंट तो और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट तो आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। ओके, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ एन एक्सपर्ट, वी आर एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ऑडिटिंग, तो आपके अंदर ये नॉलेज होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव नॉलेज, एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, ठीक है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल और टेक्निक आपको सारी आनी चाहिए, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह एटसेट्रा, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिक क्वालिटी थी, सारा ही करवा दिया मैंने तो, ठीक है। अब आओ स्टार्टिंग के पेजेस पे, एक टॉपिक वहां बाकी था अपना, ये टॉपिक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, लो, इसमें से मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ये कह रहा है कि ऑडिट का रिलेशन जो है ना बाकी सब्जेक्ट के साथ भी है। कहता मतलब जब तुम फाउंडेशन पढ़ रहे थे बेटा, तो क्या तुम्हारे दिमाग में कभी आया कि मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आएगा ये, बोलो। कभी दिमाग में आया कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आ जाएगी। कभी दिमाग में आया कि लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं, एसएम क्यों पढ़ रहे हैं, एफएम क्यों पढ़ रहे हैं। ये यही बताएगा कि ऑडिट का अदर सब्जेक्ट से क्या लेना देना है। एग्जाम्पल, इसका अकाउंटिंग से क्या लेना देना है। अरे बेटा मेरे को अकाउंटिंग ही नहीं आती तो एंट्री कैसे चेक करूंगा, मेरे को एएसई नहीं आते तो कैसे चेक करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर सही है या नहीं है। लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, अगर मेरे को लॉ ही नहीं आता तो मैं कंप्लायंस ऑफ लॉ कैसे चेक करूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कंपनी ने कंप्लायंस ऑफ लॉ किया है नहीं किया है। इकोनॉमिक्स नहीं आती तो, अब जैसे कहते हैं ना मार्केट क्या है, बूम पे है, मार्केट रिसेशन में है, अगर बूम पे है तो टर्नओवर क्या होगा, ज्यादा होगा, रिसेशन में है तो टर्नओवर क्या होगा, कम होगा। तो मुझे बेसिक इकोनॉमिक कंडीशन तो पता होनी चाहिए, नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड का है। अगर मान लो रिसेशन पे चल रही है इंडस्ट्री और कंपनी का टर्नओवर उतना ही है जितना पिछले साल है, तो दिमाग में आएगा नहीं आएगा, डाउट आएगा कि इकोनॉमिक्स तो डाउन चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन तो, और ये कंपनी कह रही है हमारी सेल अच्छी हो रही है। अब देखो कल ही एक न्यूज आई है
कि मोदी और ईयू कंट्रीज के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ में एक टाई अप हो गया कि जो लग्जरी कारें पहले आती उसके ऊपर 110% कस्टम ड्यूटी लगती थी बेटा, 110%। तो अगर आप 50 लाख की कार मंगवा रहे तो इंडिया में कितने की आएगी वो 1,05,00,000। ठीक है, अब वो इंडिया में उसकी कस्टम ड्यूटी क्या हो गई 10% कर दी, सिर्फ 10%। कल ही आई है न्यूज, सिर्फ 10%। तो मुझे बताओ इंडिया में लग्जरी कारों की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। जो चीज तुम्हें 1,05,00,000 की मिल रही थी अब वो तुम्हें कितने मिलेगी 55 लाख की मिलेगी, तो आधा प्राइस हो गया। तो सेल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी लग्जरी कार की? बढ़ेगी बेटा। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन के लिए क्या बेनिफिट? अच्छा मुझे बताओ अगर लग्जरी कार फॉरेन की कारों की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये अगर मैं इंडियन कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं जो कार बेचती है और इस साल अगले साल वो ये दिखा रहा है हमारी सेल तो बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी भाई? मेरे को डाउट हो रहा है, चेक करवाओ तुम्हारी सेल, सेल के बिल चेक करवाओ। कहते सर डाउट क्यों हो रहा है, पिछले साल भी तो हमने सेल करी थी। सर इस साल एंट्री किसकी हो गई? लग्जरी कारों की हो गई, तो लोग लग्जरी कारें ज्यादा खरीदेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी सेल इतनी मेंटेन कैसे होगी भाई? पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। बिहेवियरल साइंस बेटा तुम्हें है ना एक 20 साल के बच्चे से लेके, 20 साल का बच्चा ही होगा एक तरीके से, आर्टिकल जो आएंगे वो 20 साल 21 साल के होते हैं बेटा, उससे लेके कंपनी का जो एमडी होगा 60 साल 70 साल 80 साल तक के होंगे, इनसे डील करना है। अच्छा मुझे बताओ जिस तरीके से तुम अपने दोस्त से बात करते हो क्या उसी तरीके से अपने बाप से बात करते हो? नहीं सर, दोस्त से बात करते हो तो एक लाइन में 3 गाली आ जाती है, बाप के साथ तो सोच समझ के बात करनी पड़ती है। तो बात करने का तरीका, हाउ टू बिहेव विद फादर एंड हाउ टू बिहेव विद फ्रेंड अलग होता है ना। सेम ऐसे ही आपको बिहेवियरल साइंस आना चाहिए कि मुझे किस बंदे से किस तरीके से बिहेव करना है, तो ये भी जरूरी है। मैथ और स्टैट्स की नॉलेज किस लिए जरूरी है? सैंपलिंग के लिए, हमें सैंपल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए उसके लिए जरूरी है। कंप्यूटर क्यों आना चाहिए? सर आजकल सारा ही रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? कंप्यूटर में रखा जाता है एटसेट्रा। फाइनेंस एंड एफएम क्यों आनी चाहिए? रेशो वगैरह निकालने के लिए। और प्रोडक्शन के बारे में क्यों पता होना चाहिए? कॉस्टिंग के बारे में मुझे पता कैसे लगेगा इनकी कॉस्ट सही है या गलत है, कहीं ये छुपा तो नहीं रहे कुछ, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। ये लिखा हुआ जी, ठीक है। बस ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ना। हो गया ये चैप्टर खत्म अपना।